तो वेलकम दोस्तों, कैसा आप सभी, आशा करते हो कि आप सभी अच्छे होंगे। देखो, जिन्होंने आईटीआई की है ना, उनके लिए बहुत 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 अच्छी खबर है। जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड है, ठीक, इसके अंदर बम्पर वैकेंसी आई है। खास किन के लिए आई है? आईटीआई वालों के लिए। वैसे इसके अंदर 12th की भी वैकेंसी है और ग्रेजुएशन की भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी है वो आईटीआई वालों के लिए है। आपको ये बता दूं कि देखो, ये जो वैकेंसी है जो आई हैं, ये 2016 में कभी आई थी, मतलब 2016-18 में आई थी। उसके बाद अब आ रही हैं 2025 में, मतलब कई साल बाद, 8 तो नहीं 16, मतलब 9 साल बाद वैकेंसी आई हैं अभी ये। ठीक है, आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर भी यहाँ दिख रहा होगा, ठीक है, 2025 का। और ये जो नोटिस है कब का है, मतलब ऑफिशियल जो फुल नोटिफिकेशन आया है इसका, ये 1 फरवरी को आया है। ठीक है, और जैसे कि आपने थंबनेल पढ़ लिया होगा, तो मैं हर एक चीज़ पे चर्चा करूंगा इस नोटिस में। जैसे कि पोस्ट कितनी है, ठीक है, तो 3 पोस्ट पे है, मतलब वैकेंसीज कितनी है, तो वैकेंसी काफ़ी सारी हैं। उसके बाद सैलरी वगैरह पे भी चर्चा करूंगा, ठीक है। और एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है, सिलेबस क्या रहने वाला है, ठीक है। एडमिट कार्ड कब आएगा और कब हम फॉर्म को अप्लाई करेंगे, फीस कितनी लगने वाली है, ठीक है। हर एक चीज़ों पर मैं चर्चा करूँगा। और इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस भी है इसके अंदर, मतलब कि थंब इम्प्रेशन वगैरह है। थंब इम्प्रेशन लगेगा इसमें, कि लेफ्ट का लगेगा, राइट का लगेगा। तो मतलब हर एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा। बस आप क्या है, थोड़ा सा समय दे देना इस वाली वीडियो पर, जिससे कि आपको एक कुछ भी डाउट नहीं रहेगा। मैं गारंटी लेना हूँ इस चीज़ की, ठीक है, कुछ भी डाउट नहीं रहेगा। आप बस इस वीडियो को देखो, देखने के बाद फॉर्म भर लेना, ठीक है। और आप एक भी दिक्कत नहीं करोगे, मतलब कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। बस मेरे पर भरोसा रखना, आप इस वीडियो को देख लेना। देखो, अब मैं चलता हूँ अपने नोटिस पे, ठीक है। इसमें हर एक चीज़ मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले आपको देखो, 3 डिवीज़न के अंदर सबसे पहला, मतलब कि जो वैकेंसीज है वो 3 सेक्टर में है। सेक्टर क्या रहा, पोस्ट में है। जैसे कि एक जूनियर और ऑपरेटर है। जूनियर ऑपरेटर जैसे कि आपको यहाँ पर भी दिख रहा है, ठीक है, जूनियर ऑपरेटर, जिसे हम ग्रेड फर्स्ट कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जूनियर अटेंडेंट की है, जिसे हम ग्रेड सेकंड कहेंगे, ठीक है। और एक जूनियर बिजनेस अटेंडेंट की है, जिसे हम ग्रेड थर्ड कहते हैं, ठीक है। तो 3 पोस्टर्स में वैकेंसीज निकली हुई हैं। उसके बाद सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी है जूनियर ऑपरेटर, दैट्स मीन्स कि जिनके पास 10वीं क्लास और प्लस आईटीआई है, ठीक है, ये सभी जूनियर ऑपरेटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसीज है कितनी अभी बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो वैकेंसी है किन किन सेक्टरों में डिवाइड की गई हैं, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ, देखो यहाँ पर लिखा है जो जूनियर ऑपरेटर, हरियाणा में 2 वैकेंसी, हिमाचल में 4 वैकेंसी, जम्मू कश्मीर में 1 है, लद्दाख में 6 है, पंजाब में 12 है, राजस्थान के अंदर 6 वैकेंसी है, उत्तर प्रदेश के अंदर 45 मतलब सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी हैं वो यूपी के अंदर है। जनरल की 17 हैं, ठीक है, ईडब्ल्यूएस में 6 हैं, और एससी के अंदर 8 वैकेंसी हैं, और ओबीसी जो कि नॉन क्रीमी लेयर है, 14 वैकेंसी उनके लिए, ठीक है। बाकी आप यहाँ देख लेना, उत्तराखंड 8, अरुणाचल प्रदेश 3, असम 10, बिहार 6, नागालैंड 7 वैकेंसी नागालैंड के अंदर है। और नेक्स्ट हम चलें ऊपर, तो वेस्ट बंगाल आपको यहाँ दिख रहा भी होगा, पश्चिम बंगाल में 2 वैकेंसी है, छत्तीसगढ़ में 8 वैकेंसी है, ठीक है। और थोड़ा सा ऊपर जाएँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये भी जूनियर ऑपरेटर की ही वैकेंसी है। 12 वैकेंसी मध्य प्रदेश, 12 वैकेंसी महाराष्ट्र, 2 वैकेंसी दादर नागर हवेली दमन दीव, 18 वैकेंसी आंध्र प्रदेश, अच्छी खासी वैकेंसी है। कर्नाटक में 12 वैकेंसी, केरल में 3 वैकेंसी, पांडिचेरी में 1 है, तमिलनाडु में 13 है, और तेलंगाना में 1 वैकेंसी है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि टोटल वैकेंसी जूनियर ऑपरेटर की है कितनी। देखो, इन सभी वैकेंसीज को जोड़ता हूँ तो 215 वैकेंसी है। और मैं आपको बता दूं कि 2016-18 में जो वैकेंसी आई थी लगभग 100 के आसपास आई थी, लेकिन अब 215 वैकेंसी है, मतलब 2 गुने से भी ज़्यादा वैकेंसी आई हैं। अब बात कर लेते हैं कि जो जूनियर ऑपरेटर है उनकी सैलरी कितनी रहने वाली है। तो उनकी ट्रेनिंग पीरियड के समय तो 23,000 सैलरी रहेगी, लेकिन जब ट्रेनिंग पीरियड खत्म हो जाएगा तो 78K, मतलब कि 78,000 तक इनकी सैलरी पहुंचने वाली है, ठीक है भाई। अब बात करते हैं कि नेक्स्ट जो पोस्ट है उनकी, तो नेक्स्ट 2 पोस्ट बची हैं, मतलब कि जूनियर अटेंडेंट की, ठीक है। कोड नंबर भी आप देख सकते हो। देखो, जूनियर अटेंडेंट की बिल्कुल सेम, क्या सैलरी वगैरह तो सेम ही रहने वाली है। पोस्ट कोड पे ध्यान रखना आप, 201 से लेकर 204 तक जूनियर अटेंडेंट की हैं सारी, लेकिन उसके बाद 205 से लेकर 208 तक ये जूनियर बिजनेस अटेंडेंट की वैकेंसी है, ठीक है। यहाँ पर जो वैकेंसीज रहने वाली हैं, जूनियर अटेंडेंट ग्रेड फर्स्ट की वैकेंसी, ठीक है, तो वे रहने वाली हैं लगभग 23 वैकेंसी इनकी हैं। और जो बिजनेस वालों के लिए हैं उनकी टोटल कितनी है, 6 2 8, मतलब 8 वैकेंसी इनके रहने वाली है। बाकी सैलरी की बात की जाए तो जूनियर अटेंडेंट की सैलरी बिल्कुल सेम है जूनियर ऑपरेटर की ही जितनी है, लेकिन बिजनेस वालों की थोड़ी अलग है। इन बिजनेस, मतलब जूनियर बिजनेस अटेंडेंट वालों की जो सैलरी रहने वाली है वो सब रहने वाली है 25,000 ट्रेनिंग पीरियड, एंड देन 1,05,000 रुपये पर महीने के इनको मिलने वाले हैं, ठीक है भाई। ये ग्रेजुएशन से है, ये 12 से होने वाली है, मतलब जो ये वाली वैकेंसी है ये 12 से होने वाली है। देखो, सब चीज़ की मैं चर्चा करूँगा प्रूफ के साथ, आप वीडियो में बने रहना। अब देखो, नेक्स्ट चलते हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे बात करते हैं अब, ठीक है। तो देखो, जूनियर ऑपरेटर की जैसे मैंने कहा था, उसमें 10th
और 2 साल की ITI चाहिए होगी, यहाँ पे लिखा भी है। अब ITI किस किस क्षेत्र में चाहिए, तो ये सभी आपकी ट्रेड दी गई हैं, मैं एक बार पढ़ देता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स केमिकल प्लांट, इलेक्ट्रीशियन वालों के मजे आ गए हैं, मशीनिस्ट फिटर वालों के मजे आ गए हैं, फिटर भी है, और मैकेनिक कम ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन सिस्टम इसमें भी होना चाहिए, और यहाँ पे वायरमैन इसमें भी यदि है तो भर सकते हैं, मैकेनिक्स इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ES। मतलब कि ये सारी की सारी जो ट्रेड हैं ये सब 2 साल की ट्रेड है, ध्यान से देखना जरा, 2 साल की सभी ट्रेड है। किसी के पास 1 साल की ट्रेड है, 1 साल का डिप्लोमा है तो वो नहीं भर सकता है, जिसके बाद 2 साल का भर सकता है। साथ ही ये चीज़ ध्यान रखना, एक्सपीरियंस चाहिए। और हाँ, एक्सपीरियंस के अंदर बता दूं मैं कि इनके लिए सबसे अच्छी खुशखबरी तो ये है कि जो अप्रेंटिसशिप है, मतलब अप्रेंटिसशिप एज ए एक्सपीरियंस काउंट नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि अप्रेंटिस यदि 1 साल का किया है ITI वालों ने, ठीक है, किसी भी क्षेत्र के अंदर क्या हो, तो वो क्या है, वो एलिजिबल है। मतलब अप्रेंटिसशिप जो है वो एज ए एक्सपीरियंस यहाँ पे काउंट किया गया है। बाकी यदि आपके पास एक्सटर्नल कुछ एक्सपीरियंस है तो वो सब लग जाएगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अप्रेंटिस भी आपका मान्य है इसके अंदर, ठीक है भाई। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि जूनियर अटेंडेंट वालों के लिए भी ये 12 से वैकेंसी है, ठीक है, 12 प्लस कुछ और नहीं चाहिए, 12 क्या है तो वो फॉर्म भर सकते हैं। और बाकी यहाँ पर परसेंटेज का क्राइटेरिया दे रखा है, PWBD डिपार्टमेंट, मतलब पब्लिक बैकवर्ड जो क्लासेस वगैरह वाले जो कैंडिडेट्स होते हैं, ठीक है, तो 40% मिनिमम 12th में मार्क्स होने चाहिए, वो सब अप्लाई कर सकते हैं। बाकी वर्किंग एक्सपीरियंस कोई भी आवश्यकता नहीं है, बस 12th है आपके पास तो फॉर्म भर लेना, एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है। और यहाँ पर बात करें थोड़ा सा और बिजनेस, जूनियर बिजनेस अटेंडेंट ग्रेड 3rd में, तो ग्रेजुएशन उनको चाहिए होगा, ठीक है, ग्रेजुएशन किसी भी सेक्टर में हो, ठीक है, किसी भी यूनिवर्सिटी में हो, बस आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। और साथ ही क्या है, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए बस कंप्यूटर की, बेसिक नॉलेज मतलब कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, MS वर्ड पावर पॉइंट वगैरह ये सब आपको आने चाहिए, थोड़ी बहुत टाइपिंग भी आनी चाहिए, 20 वर्ड पर मिनट के हिसाब से आपकी टाइपिंग भी होनी चाहिए, इतना है। बाकी एक्सपीरियंस वगैरह आपके पास है 1 साल का तो आप इसे भर सकते हो। यदि एक्सपीरियंस आपको रिलेटिव फील्ड का है तो अच्छी बात, नहीं तो कोई बात नहीं। बाकी कोई नॉन टेक वाला भी यदि आपने एक्सपीरियंस ले रखा है जैसे अकाउंटेंट टाइप का, तो वो भी आपका मान्य हो जाएगा। यदि अप्रेंटिस भी कर रखी है आपने तो वो भी आपकी मान्य हो जाएगी। तो ये सब चीज़ थी। अब बात करते हैं एज लिमिट की। तो यहाँ पर देखो मिनिमम और मैक्सिमम एज लिमिट की बता दिया जाए तो 18 साल से लेकर 26 साल तक यदि किसी की एज है तो वो सभी क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ा बहुत क्या है कि इसमें एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है, तो एज रिलैक्सेशन की बात करता हूँ मैं भी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एज रिलैक्सेशन, जैसे SC ST वालों के लिए यहाँ पर 5 साल का दिया गया है, और OBC जो नॉन क्रीमी लेयर है उन्हें 3 साल का एक्सपीरियंस दिया गया है, ठीक है। बाकी जो एक्स सर्विसमैन है उनको यहाँ पर देख सकते हो आप 3 साल, 5 साल, 8 साल, 6 साल ये सब दिया गया है। 3 साल जनरल और EWS के लिए है। पर ये चीज़ आप ध्यान रखना, ये जो है 4 नंबर में जो एक्सपीरियंस है ये वाला, यहाँ पर ये एक्स सर्विसमैन के लिए है। अगर कोई एक्स सर्विसमैन का मतलब ये होता है यदि कोई 6 महीने से पहले तक यदि किसी गवर्नमेंट सेक्टर में लगा हुआ है तो उसको और एक्स्ट्रा एज में छूट मिलेगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ थी। अभी बात करते हैं फ़ीस वगैरह की। तो फीस ज़्यादा नहीं है, देखो SC SC ST सी है, PWBD डिपार्टमेंट और एक्स सर्विसमैन, मतलब जितने मैंने लिखे हैं इनकी कोई फॉर्म फीस नहीं लगने वाली। जैसे कि आप यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पर पहला सेक्टर दिया गया है, पहला पॉइंट SC ST PWBD, इसमें कोई फ़ीस नहीं लगने वाली है। बाकी जो जितने भी कैटेगरीज अब बचे हैं वो 300 रुपये फॉर्म फीस उनकी लगने वाली है, ठीक है भाई। अब बात करते हैं सिलेक्शन की, मतलब कि सिलेक्शन मैथडोलॉजी क्या रहने वाली है इन सभी पोस्ट के लिए। तो जूनियर ऑपरेटर के लिए सबसे पहले CBT एग्ज़ाम होगा, एंड देन SPPT टेस्ट होने वाला है, मतलब स्किल प्रोफेंसी फिजिकल टेस्ट होने वाला है। किसके लिए बताया मैंने, जूनियर ऑपरेटर के लिए। अब जूनियर बिजनेस अटेंडेंट ग्रेड 3rd की जो वैकेंसी है उनके लिए भी क्या होने वाला है, एक CBT एग्ज़ाम होने वाला है। उसके बाद कंप्यूटर प्रोफेंसी टेस्ट, मतलब कि कंप्यूटर इसमें आने वाला है, तो इसका मतलब कंप्यूटर का भी टेस्ट आपका होगा, ठीक है। ये जो पहली वाली पोस्ट के लिए भी SPPT जो था वो क्वालिफाइंग था, ऐसे ही CPT जो कंप्यूटर प्रोफेंसी टेस्ट है ये भी क्वालिफाइंग नेचर का होगा, ठीक है। अब दोनों में ही CBT का जो क्राइटेरिया है वो क्या रहने वाला है, देखो आपका 120 मिनट आपको दिए जाएंगे CBT एग्ज़ाम के लिए, और आपके टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। मतलब 100 क्वेश्चन 120 मिनट में करने हैं, और जो है एक क्वेश्चन का आपको 1 नंबर दिया जाएगा, ठीक है भाई। अब यहाँ पर बात कर लेना थोड़ा कि आपका 100 जो नंबर है, 100 नंबर में से मतलब आपके सिलेबस की बात कर लेते हैं, सिलेबस, ठीक है। तो यहाँ पर दिया गया है सेक्शन 2 आएंगे जूनियर ऑपरेटर के अंदर। तो पहले वाले सेक्शन में 50 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, मतलब 50 नंबर के क्या आने वाला है, प्रोफेंसी नॉलेज, आपके प्रोफेशन नॉलेज और जनरल साइंस आपकी 50 नंबर की आएगी। जूनियर ऑपरेटर की बात कर रहा हूँ। सेक्शन B रहेगा, उसके अंदर मैथ आने वाला है 20 नंबर का, रीजनिंग आने वाली है 20 नंबर की, जनरल अवेयरनेस आने वाला है 10 नंबर का। कुल मिला के आपके 50 नंबर, 50 और 50 100, मतलब 100 नंबर का आपका CBT एग्ज़ाम होने वाला है जूनियर ऑपरेटर का। और ऐसे ही बात करें
तो आपका क्वालिफाइंग भी मार्क्स है इसके अंदर, तो आपको मिनिमम क्या है 30% आपको मार्क्स सेक्शन ए में 30 करा 35% तो आपको लिखाने पड़ेंगे, ठीक है भाई। कुल मिला के टोटल बताएं तो ओवरऑल 40% से कम नंबर नहीं आने चाहिए, मतलब 100 में से आपके पास होने के लिए 40 प्लस नंबर होने चाहिए, ठीक है। और ऐसे ही अब मैं बात करूँ तो जूनियर अटेंडेंट की, तो जूनियर अटेंडेंट का भी बिल्कुल ऐसी है कि 100 क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन में से आपको जो पास करने के लिए होंगे 35 प्लस नंबर आपको चाहिए होंगे। और जो सिलेबस है इसका भी जूनियर अटेंडेंट का वो कुछ ऐसे रहने वाला है, इसके अंदर मैथ आने वाला है, ठीक है। 40 नंबर का मैथ होगा, रीजनिंग होगी 40 नंबर की, और जनरल अवेयरनेस होगा 20 नंबर का। जो 12th वाले वैकेंसी है, 12th वाले वैकेंसी के लिए आपको मैथ पढ़ना पड़ेगा, रीजनिंग और केवल जनरल अवेयरनेस पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपका जब आपका सीबीटी एग्जाम क्लियर हो जाएगा एसपीपीटी होगा क्वालिफाइंग नेचर का। अब बात करते हैं तीसरे वाले पे जूनियर बिजनेस अटेंडेंट की, ठीक है। जूनियर बिजनेस अटेंडेंट में भी मैथ आने वाला है 40 नंबर का, रीजनिंग आने वाली है 30 नंबर की, जनरल अवेयरनेस आने वाला है 20 नंबर का, और 10 नंबर की इंग्लिश, मतलब कि इसमें थोड़ी इंग्लिश ऐड हो गई है 10 नंबर की केवल। और जब आपका सीबीटी एग्जाम क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद आपका सीपीटी एग्जाम होगा, ठीक है। और आपको सीबीटी एग्जाम क्लियर करने के लिए मिनिमम 35 नंबर तो चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपकी ज़्यादा है तो अच्छी बात है, नहीं तो 35 से कम नहीं होने चाहिए। और यहाँ पर नोट पॉइंट आप ध्यान रखना ये है कि इसके अंदर तीनों सेक्टर में, मतलब आपका तीनों एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है। यहाँ पर लिखा भी है देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर। यदि आपका कोई आंसर गलत हो जाता है उसके नंबर नहीं कटेंगे आपके, ठीक है। और आपका जो एग्जाम है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में होने वाला है। अब आपका जो एडमिट कार्ड वगैरह है वो आपका एडमिट कार्ड आपके एग्जाम डेट से 10 दिन पहले आ जाएगा, आप उसको साइट से डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है। और उसके बाद आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप फॉर्म भरोगे, देखो एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो तो ऑनलाइन ही भरा जाएगा, भरने का जो लिंक वगैरह है वो तो आपको यहाँ दिया गया है, लेकिन आपको मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, ठीक है। वहाँ से जाकर आप फॉर्म को भर सकते हो। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि फॉर्म भरते समय आप किस किस चीज़ की आपको आवश्यकता पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी। देखो सबसे पहले यहाँ पे महत्वपूर्ण जो बात बताई गई है वो ये बताई गई है कि आपको एक तो एक रिटर्न नोट्स लिखना पड़ेगा अपने हैंड से। देखो वाइट पेपर विद ए ब्लैक लिंक, ठीक है। आपको किससे, ब्लैक पेन से आपको एक नोट लिखना पड़ेगा जो कि आपको दिया गया है यहाँ पर। ये आपको क्या है एक वाइट पेपर पे लिखकर अपनी हैंड राइटिंग में लिखकर पीडीएफ बना के सेव कर लेना है, ठीक है। और आपका एक फ़ोटो चाहिए होगा, उसकी डायमेंशन ये है। आपको एक सिग्नेचर चाहिए होगा अपना, ठीक है। और एक लेफ्ट थंब मतलब कि उल्टे हाथ के जो अंगूठा है उसका इंप्रेशन भी चाहिए होगा, ठीक है। वो ब्लैक या फिर ब्लू किसी भी इंक में हो सकता है, तो आपको ये सब चीज़ चाहिए होंगी। दूसरी चीज़, आपका जो सिग्नेचर होगा वो कैपिटल में नहीं होना चाहिए, रफली जैसे कि आप लिखते हो उल्टा सीधा वैसा ही टेढ़ा मेढ़ा जैसा कि ऐसे करके जो करते हैं सिग्नेचर, वो सिग्नेचर होता है। बाकी कैपिटल लेटर में यदि आपने अपना नाम लिखा है तो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, ये चीज़ ध्यान रखना। और आपको एक मोबाइल नंबर की आवश्यकता होगी, ठीक है, और एक जीमेल आईडी की भी आवश्यकता होगी। तो इन सब चीज़ों को आप पहले से पहले तैयार करके रख लेना। जो आपका फ़ोटो वगैरह साइन वगैरह की डायमेंशन और कितने एमबी में हम लगाएं, तो उन सब की डिटेल्स यहाँ पर दी गई है। देखो यहाँ पर डायमेंशन जो फोटो की है वो ये रहने वाली है। आप चाहे तो पिक्सल्स में भी देख सकते हो, वैसे पिक्सल में ज़्यादा ठीक रहेगा। आपका 200 बाय 230 ये पिक्सल में होना चाहिए। आपका जो कलर बैकग्राउंड होगा वो लाइट होना चाहिए, मतलब वाइट कलर का हो तो अच्छा चलेगा। आपकी जो फेसेस वगैरह है, फेस मतलब जो दोनों कान हैं आपके कान भी दिखने चाहिए। तो फोटो का तो ये सब है, फोटो में ध्यान रखना आप। उसके बाद आपका सिग्नेचर वगैरह के मैं आपको बता दूं। और हाँ ध्यान रखना फ़ोटो आपका ज़्यादा केबी का नहीं होना चाहिए, ये 20 से लेकर 50 केबी के अंदर का आपका क्या होना चाहिए, फ़ोटो होना चाहिए, ठीक है। 50 से 20 केबी तक का फ़ोटो आपका होना चाहिए। थोड़ा सिग्नेचर भी बात कर ली जाए तो सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इंप्रेशन और हैंड रिटन नोट्स, इन तीनों की ही जो डिस्क्रिप्शन है, जो आपको बातें हैं वो यहाँ पर दी गई हैं। जब सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि आपको साइन की, ठीक है। तो साइन के लिए आपका जो पिक्सल है, जो साइज़ है वो 140 बाई 60 होना चाहिए, और जो 100 मतलब 10 से लेकर 20 के बी के बीच में ही होना चाहिए आपका, ठीक है, साइन। और जो आपका जो थंब है वो 20 से लेकर 50 के बी के अंदर होना चाहिए। यहाँ पे लिखा भी है थंब जो है वो उल्टे हाथ का लगा है, लेफ्ट थंब का। और वो किस में होना चाहिए, वो आपका होना चाहिए जेपीईजी, मतलब कि एक इमेज के फॉर्म में होना चाहिए, ना कि पीडीएफ के फॉर्म में, ठीक है। 20 से लेकर 50 केबी का होना चाहिए, 240 बाई 240 पिक्सल में होना चाहिए। ऐसे ही हैंड रिटन नोट जो है आपका वो इंग्लिश में लिखा होना चाहिए, वो भी इंग्लिश में ही दिया गया है, और वो इमेज के रूप में होना चाहिए, ना कि पीडीएफ के रूप में। बाकी जो डायमेंशन है वो 800 बाई 400 पिक्सल के अंदर होना चाहिए, और 50 से लेकर 100 केबी के बीच में होना चाहिए। तो जितनी भी महत्वपूर्ण बातें थी वो सब मैंने इसमें बता दी गई हैं। अब नेक्स्ट हम चलते हैं फॉर्म फीस पे, ठीक है। इसमें कितनी फॉर्म फीस आपकी लगने वाली है ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि SC ST OBC वगैरह के लिए कोई फॉर्म फीस नहीं लगने वाली, बाकी सभी के लिए कितने 300 रुपये फीस लगने वाली है, ठीक है। अब आप सभी के मन में ये डाउट होगा कि सर एग्ज़ाम सेंटर वगैरह की बता दीजिए, जब हम फॉर्म भरेंगे तो कौन कौन से एग्ज़ाम सेंटर रहेंगे। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ पर सभी एग्ज़ाम सेंटर की बात करूँ तो टोटल 30 सेंटर बनाए गए हैं।
और 30 सेंटर में मैं आपको नाम बता देता हूँ, जैसा विशाखापट्टनम, देवगढ़, गुवाहाटी, जोराहट, सिलीगुड़ी, मुजफ्फरनगर, पटना, रायपुर, दिल्ली, एनसीआर, ठीक है, अहमदाबाद गुजरात, वडोदरा, अंबाला, रांची, बेंगलुरु, भोपाल, मुंबई, ब्रह्मपुर और भुवनेश्वर, चुटुका, मोहाली और जयपुर, चेन्नई, हैदराबाद, आगरा, लखनऊ, प्रयागराज, दिल्ली, दुर्गापुर, सिलीगुड़ी और कोलकाता, ये सब आपके एग्ज़ाम सेंटर रहने वाले हैं। ठीक है, आप अपनी सहूलियत के हिसाब से अपने इस एग्ज़ाम सेंटर को चूज़ करना। अब बस एक ही चीज़ बची है कि आपके माइंड में ये होगा कि सर कब से कब तक फॉर्म भरे जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं, देखो यहाँ पर सभी डिटेल्स दी गई हैं। तो जो इसका फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुका है 3 फरवरी 2025, ठीक है। और लास्ट डेट जो रहने वाली है वो 23 फरवरी 2025। कुल मिला के बात यह है कि 20 दिन आपके फॉर्म भरने के लिए दिए गए हैं, ठीक है। एडमिट कार्ड कब आने वाला आपका? एडमिट कार्ड मार्च या अप्रैल में आ जाएगा। आपके जो जीमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर है उस पर मैसेज वगैरह आ जाएगा, उस पर देख लेना आप, ठीक है। जब आपका सीबीटी एग्जाम हो जाएगा अप्रैल 2025 में, उसके बाद आपका एसपीपीटी जो कि जूनियर ऑपरेटर वालों के लिए है, ठीक है, और सीपीटी जो कि बिजनेस अटेंडेंट वालों के लिए है, जूनियर बिजनेस अटेंडेंट, उनका भी एग्जाम होगा जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होता है। ये अप्रैल या फिर मई 2025 में होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे टेंटेटिव लिखा हुआ है। ये सब टेंटेटिव का मतलब ये होता है कि या तो आपका फिक्स नहीं है, मतलब हो सकता है कि आपकी डेट वगैरह बढ़ जाए, लेकिन चांसेस होते हैं कि जो डेट दी गई है उसी में हो, ठीक है। बाकी अब मुझे नहीं लगता कि कुछ भी चीज़ इस नोटिफिकेशन में ऐसी बची है जो कि आपको ना पता हो। हर एक चीज़ की मैंने नॉलेज दे दी है, तो आप सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपने फॉर्म को भर लेना, ठीक है। यदि अब भी कुछ दिक्कत है, कुछ भी परेशानी है, तो आप क्या करें, मेरे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके अपने प्रॉब्लम को लिख देना, मैं उसको सोल्व कर दूंगा, ठीक है। और हाँ यार, मैं वीडियो बनाता हूँ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, तो मेरे चैनल को प्लीज़ आरके कॉन्सेप्ट क्लासेस को जरूर ज्वाइन कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, बेल भी दबा देना। और आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।